हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे आज डिस्कस करने के लिए कह रहे थे ना कि वेक्टर का शॉर्ट, ठीक है, कि वन शॉट में या मतलब उसके जो जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करने के लिए। तो चलिए वेक्टर में देखते हैं क्या है वेक्टर। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, ठीक है, वेक्टर एडिशन भी फॉलो करे, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक। एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है, इसका जो टेल होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, इस एरो का जो हेड होगा ना, जो एरो का हेड है वो डायरेक्शन बताएगा, उसका टेल उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड हमारा उसका ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर ए से, उसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, उसके मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं उसका टाइप्स, है ना। टाइप्स में भी कई सारा पढ़ा होगा, ठीक है। टाइप्स में पहला वेक्टर पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। टाइप्स वाले में पहला वेक्टर पढ़े हैं आप, पढ़े होंगे इक्वल वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो इक्वल होगा। फिर आपने पढ़ा होगा पैरेलल वेक्टर जिसका सिर्फ डायरेक्शन सेम हो। फिर आपने पढ़ा होगा नल वेक्टर जिसका हमारा मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको नल वेक्टर पढ़ते हैं। फिर पढ़ा होगा एक्सेल वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग है। फिर पढ़ा होगा कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब होता है कि कई सारे वेक्टर जिनका एक्सिस सेम है उसको कोएक्सियल कहेंगे। फिर पढ़ा होगा कॉन्करेंट वेक्टर, है ना। कॉन्करेंट वाले में क्या पढ़े होंगे, एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है तो उसको कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर, है ना, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक। इतना पढ़ने के बाद आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, है ना, या पढ़ा होगा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कई सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे होते हैं उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर के बाद पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसका काम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, कि वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और यूनिट वेक्टर को इसके ए कैप से लिखते हैं, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये पढ़ा होगा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपने पढ़ा होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, और इसका जो काम है ना ये आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक। कई सारे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे। एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप, जेड एक्सिस के लिए होता है के कैप। ये सब के सब हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ये मैग्नीट्यूड होता है 1। ये सारी कहानी पढ़ा, ठीक। इतनी कहानी के बाद आपने पढ़ा होगा ना कि आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक, रिजोल्यूशन, ठीक है। पहले 2D में रिजोल्व कर ले तो क्या लिखें, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, इसको रिजोल्व करना है 2D में। 2D में दो एक्सिस होते हैं तो इसके लंग होगा ax और इसके लंग होगा ay, है ना। तो वेक्टर ए को लिखते हैं ax i कैप, फिर लिखते हैं ay j कैप। ax की वैल्यू होती है a cos थीटा, ay की वैल्यू होती है a sin थीटा। ax की वैल्यू होती है a cos थीटा, ay की वैल्यू तो a sin थीटा, जहां थीटा जुड़ा होता है वहां cos आता है, उसके परपेंडिकुलर sin आता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये ऐसे समथिंग है, ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है तो इधर आ गया a cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा a sin थीटा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका रेशियो ले लेंगे ना तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ay अपॉन ax आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर को रिजोल्व कर लिया। कहाँ रिजोल्व कर लिया, वेक्टर को रिजोल्व कर लिया हम लोग प्लेन में। अब रिजोल्व करते हैं वेक्टर को स्पेस में ना, तो जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, अब स्पेस वाला भी कहानी देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। ये वेक्टर a है, वेक्टर a x से एंगल बना रहा है अल्फा, y से बना रहा है बीटा, z से एंगल बना रहा है गामा, ठीक। अब देखो वेक्टर a x से बनाया अल्फा, y से बीटा, z से गामा, इसके लॉन्ग कंपोनेंट ax है, इसके लॉन्ग कंपोनेंट ay है, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट az है, ठीक है। जो ax की वैल्यू है वो है a cos अल्फा, ठीक है,
ए वाई की जो वैल्यू है वो है ए कॉस बीटा, और ए जेड की जो वैल्यू है ये है आपका ए कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन है इनके स्क्वायर का सम, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है ना, ये सारे को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1। अगर कॉस ना कह के ना साइन वाला लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, है ना, तो इनके स्क्वायर का सम जो आता है वो हमेशा 2 आता है। और कोई वेक्टर हर एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, तो ये वैल्यू आती है कॉस इनवर्स 1/√3। और अगर किसी का अल्फा 0 है मतलब वेक्टर हमारा YZ में है, किसी का बीटा 0 है तो वेक्टर हमारा XZ में है, किसी का गामा 0 है तो हमारा वेक्टर XY प्लेन में है। तो ये पढ़ लिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब 2 बार किया, एक बार प्लेन पे कर लिया और एक बार स्पेस में। चलिए इसके बाद आ जाते हैं ना, इसके बाद एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए, लिखा है ठीक है 30 डिग्री एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस बात का मतलब है, देखिए ऐसे बनाइएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं हो गई है, सॉरी मैंने गलत बना दिया ना, इधर नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा। और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ईस्ट से, है ना। जब भी एंगल लेते हैं, एंगल हमेशा लास्ट वाले से लेते हैं, जैसे लिखा है 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बनाएंगे, ठीक, और साउथ वेस्ट के बीच में लेंगे और एंगल वेस्ट से लेंगे, तो एंगल वेस्ट से ले रहे हैं हमारा 45। तो जब भी एंगल लीजिएगा हमेशा एंगल लास्ट वाले से लीजिएगा ना। इतने के बाद पढ़े हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, ऐड करने के लिए ना हमारे पास कौन कौन से मेथड है, एक है ट्रायंगल मेथड, एक है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, एक है हमारा पॉलीगॉन। दो वेक्टर अगर किसी पॉलीगॉन के एडजेसेंट साइड पे हैं, ठीक, दो वेक्टर अगर किसी पॉलीगॉन के एडजेसेंट साइड पे हैं तो उस पॉलीगॉन का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट बताएगा। ये आर पड़े होंगे, ये एंगल थीटा, ठीक है, तो आर की वैल्यू आती है √a² b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू जो आएगी √a² b² प्लस 2ab cos थीटा। मान लेते हैं रिजल्टेंट आर इससे एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू आती है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना ये। अच्छा अब मान लीजिए अगर a की वैल्यू, मान लीजिए अगर ऐसा है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा √a² b² का रूट ना, तो सॉल्व करेंगे तो a प्लस b मिलेगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा a माइनस बी। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी √a² प्लस b²। ये आ गया, ठीक, ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से है ना। अच्छा यही चीज अगर ऐसा हो जाए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो a² प्लस 2a² cos थीटा, ठीक, यहाँ से 2a² कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 प्लस cos थीटा, इसका रूट, इसको तोड़ेंगे ना तो मिलेगा 2, 1 गैप करना है ना, तो आ जाएगा 2a² 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2। ये तब आएगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा की वैल्यू 0 है तो ये आंसर आएगा 2a, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर हमारी 60 है तो आंसर हमारा आएगा √3a। थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो आंसर आएगा आपका √2a। थीटा की वैल्यू 180 है तो आंसर आपका आएगा 0। थीटा की वैल्यू 120 है तो आंसर आपका आ जाएगा a। ये सारा केस तब है जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। दो वेक्टर का जो आप सॉल्व किए एडिशन ना, उसका जो रेंज आएगा ना, ये रेंज की वैल्यू जो आएगी कहां से कहां तक आएगी, a माइनस बी होगा या इससे बड़ा, लेकिन a प्लस बी होगा या तो इससे छोटा। दो वेक्टर का जो रेंज है a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में होगा, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, रेंज भी हो गया। अच्छा दो वेक्टर जो है ना, दो वेक्टर का जो सम होगा वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में a और b है ना, ठीक, जो सम होगा वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में हमारा a और b है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, देखिए एडिशन हो गया। एडिशन के बाद हमको ना इक्विलिब्रियम के लिए
इक्विलिब्रियम के लिए कम से कम 3 अनइक्वल वेक्टर चाहिए, अनइक्वल वेक्टर चाहिए किसमें, स्पेस में, है ना, सॉरी स्पेस कह रहे प्लेन में, है ना। एक प्लेन में किसी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो कम से कम 3 चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए 4 इक्वल नहीं, ये अनइक्वल होंगे ना, 4 अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। 4 अनइक्वल वेक्टर चाहिए स्पेस में इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक। अगर कभी किसी ने पूछा कि प्लेन में कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो 3 चाहिए, और कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए स्पेस में, तो कितने चाहिए, 4 चाहिए। ये सारा हमारा पूरा कहानी हो गया एडिशन का। अब एडिशन के बाद आ जाते हैं आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन कहीं पढ़ना है तो जैसे ये A है, ये आपका B है, तो जहां B लिखे हैं वहां B को उल्टा कर दीजिए -B। तो R की जो वैल्यू आ रही थी √a² प्लस b² जो 2ab आ रहा था वो -2ab आ जाएगा, है ना। और अगर A और B का मैग्नीट्यूड सेम लेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 2a sin θ/2, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का, ये भी कहानी हो गया, ठीक है। अब इतनी कहानी के बाद अगर चाहिए, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोग कि अगर सर्किल में यहाँ जा रहा है v वेलोसिटी से, यहाँ जा रहा है v वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये वैल्यू आती है 2v sin θ/2। मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन के बाद और पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए फिर पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़े हैं दो टाइप्स के, एक पढ़े हैं स्केलर और एक पढ़े हैं वेक्टर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, a.b = ab, ठीक है, a.b = ab cos थीटा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करिए, उनके बीच का cos थीटा को मल्टीप्लाई करिए, स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। स्केलर की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी इसका रिजल्ट स्केलर आता है, a.b = b.a होता है, कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। a.b प्लस c को लिख सकते हैं a.b प्लस a.c, माइनस से तो माइनस लिख सकते हैं, है ना, मतलब डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन के ऊपर भी और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी। फिर किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, a cos, कोई वेक्टर खुद के पैरेलल तो कितना आएगा a², किसी वेक्टर का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। फिर अगर आ जाते हैं, ये बात करते हैं i.i, j.j, k.k, ये सारी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आती है, ठीक। फिर कहीं पे i.j है, j.k है, या हमारा k.i है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 0। सिमिलर वाला होता है तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट वाला होता है तो 0 आता है, और डॉट का जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा ना। जैसे वर्क निकालते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट लेते हैं, पावर निकालते हैं तो फोर्स और वेलोसिटी का भी डॉट लेते हैं ना, तो ये तभी लेंगे जब आंसर स्केलर आ जाए, ठीक है। स्केलर आने के बाद आ जाइए थोड़ा सा, वेक्टर को अगर स्पेस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, axi कैप, फिर ayj कैप, फिर azk कैप, फिर वेक्टर b को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। ये आपका एक वेक्टर a है और वेक्टर b है, और ये कहाँ पे स्पेस में। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट पूछ दिया जाए, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट x वाला x के साथ ax bx, y वाला y के साथ ay by, ठीक है, और z वाला z के साथ az bz आ जाएगा। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली है। अगर ऐसा हो जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, इन सबों का सम कितना होगा, 0। ये हमारा कंडीशन है, किसका कंडीशन है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, है ना, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। अच्छा, फिर ध्यान से देखिए, अब इसके बाद आ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, a.b = ab cos थीटा, है ना, तो cos थीटा = a.b अपॉन ab, तो थीटा = क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स a.b, a.b का मतलब ये पूरा ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन, ठीक है, √ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर प्लस √bx का स्क्वायर, by का स्क्वायर और bz का स्क्वायर। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ये पूरी कहानी हमारे डॉट प्रोडक्ट की है ना। अब डॉट प्रोडक्ट ना पूछ के अब क्रॉस प्रोडक्ट पूछते हैं, तो देखिए a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b तब लेते हैं जब आंसर वेक्टर आता है,
और वेक्टर आता है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी साइन थीटा से और डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से या पाम रूल से। ठीक है, ठीक। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए बी साइन थीटा, और अगर ये निकालना है डायरेक्शन तो कैसे ले लें, आप अपना राइट हैंड ले लीजिए। हम अगर ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो अपने हाथ को ना ए पे रखिए, इस तरह से रखिए कि पाम हमारा बी की तरफ फेस करे, तो ये जो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का, फिर से कह रहे हैं ना, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो अपने हाथ को ए पे रखें, अपने हाथ को ए पे रखें और इस तरह से रखें कि हमारा जो पाम है बी की तरफ हो, तो ये जो घूमेगा थंब बताएगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वेक्टर आएगा। ठीक, दूसरा ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि दोनों में ए डॉट बी कह रहे ए क्रॉस बी, सॉरी, है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है, भले मैग्नीट्यूड सेम हो ना, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। फिर तीसरा, ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना, और माइनस है तो माइनस, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडिशन के ऊपर भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, फिर चौथा लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, है ना, किसी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 आता है, क्योंकि कोई वेक्टर खुद के हमेशा कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, फिर पांचवा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के की जैसी जो चीजें होती हैं वो 0 होंगी। और छठवां, ऐसे सीक्वेंस याद रखेंगे ना, आई जे के, ठीक है, तो आई जे पहले मिला आई जे, फिर मिला जे के, ठीक है, और लास्ट में मिला के आई। फिर से ये सीक्वेंस बता दे रहे हैं ना, एकदम सीधा, कोई क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ नहीं, सीधा आई जे, जे के आई। अगर आई जे है तो के आएगा, जे के है तो आई आएगा, के आई है तो जे आएगा, इनके अलावा कुछ मिलेगा तो डायरेक्शन हमेशा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो भी उल्टा हो जाए ये कर लेंगे, ये प्रॉपर्टीज हो गई। सातवां, जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो खुद के वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है, या जो ए क्रॉस बी है वो बी के भी कैसा होता है, परपेंडिकुलर, है ना, जो ए क्रॉस बी आता है ए के परपेंडिकुलर होता है, जो ए क्रॉस बी आता है बी के, तो उसी तरह अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्रॉस, या ऐसे लिखते हैं ए डॉट, ठीक है, ए डॉट और ए क्रॉस बी निकालेंगे ना तो ये वैल्यू हमारी 0 आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ए चीज बी डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे ना तो भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि जो हमारा ए क्रॉस बी है ना वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। फिर आठवां पॉइंट है ना कि अगर किसी पैरेललोग्राम का साइड ए और बी है, ठीक, किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड ए और बी है, तो उसका जो एरिया होता है ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यही चीज पैरेललोग्राम ना हो कि अगर ट्रायंगल के साइड से ए और बी, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ये पूरी कहानी होगी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, थोड़ी सी बात और करते हैं। ठीक, फिर से वेक्टर ए को अगर स्पेस में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है, और अगर वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है तो मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, ये आई जे के, और ये वैल्यू आएगी ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, है ना, ये हमारा कहानी आ गया। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। और मैट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। और अगर वेक्टर ए बी के पैरेलल हो गया, वेक्टर ए बी के पैरेलल हो गया तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड होगा, बराबर, है ना। ये हमारा कंडीशन है दो वेक्टर के पैरेलल होने का। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा होगा लामीस थ्योरम। ठीक है, लामीस थ्योरम में क्या है ना कि तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, F1 F2 F3, है ना। लामीस थ्योरम पे लामीस थ्योरम तब एप्लीकेबल है कि तीन कॉन्करेंट फोर्सेस जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू
F3 अपॉन साइन गामा, इनका रेशियो बराबर होता है कब, किस थ्योरम में, लामिस थ्योरम में। और लामिस थ्योरम कब वैलिड है, लामिस थ्योरम तब वैलिड है जब हमारे बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और फोर्सेस हमारा कैसा हो, कॉन्करेंट फोर्सेस हो। ये पूरा वेक्टर का आपका जितना फॉर्मूला वगैरह था ना वो कुछ बता दिया, सारी चीजें बता दी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहिए या किसी और का भी शॉर्ट टिक करना चाहिए तो आप बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।